फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर बीएचयू पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक शानदार सेशन, और जो कल की कड़ी का ये दूसरा भाग रहेगा। ये पॉलिटी का सेशन हमारा चलने वाला है और आज का टॉपिक आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत। तो आज हमारी बात स्टार्ट होगी भारतीय संविधान के स्रोत से, और लगभग हम हर उस देश की बात करेंगे और उस देश के पॉलिटी से वो चीज जो उठाई गई है और हमारे भारतीय संविधान में अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में जो एक्सेप्ट की गई है और जो जो चीजें ली गई हैं, आज उस पर हम बात करने वाले हैं। तो ये बेसिकली होता है, संविधान सभा से स्टार्ट होता है। और आपको पता है कि हमारे भारत को आजाद होने से पहले विश्व में कई ऐसे देश होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन पे वहाँ की गवर्नमेंट चल रही होती है, और प्लस वहाँ की जो इलेक्शन का जो कंसेप्ट है ये काफी पहले से आ गया रहता है। तो ये चीज हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है उसके लिए नई होती है कि वो कौन सी चीज ली जाए जो हमारे समाज को मतलब एक तरह से वो सकारात्मक दिशा में लेके जाए और हमारे समाज को वो परिवर्तन पसंद आए। तो काफी विचार विमर्श के बाद आप जानते हैं कि हम उठाते हैं हर एक जो टॉपिक होता है, कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगा, अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो ये इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं कि जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो मधुमक्खी क्या करती है कि वो फूलों से जो अच्छे अच्छे फूल होते हैं उनसे वो रस लेकर आती है और उस मधुमक्खी के छत्ते में रखती है, कलेक्ट करती है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे होता है। जो हमारे संविधान सभा के सदस्य होते हैं वो इतने दूरदर्शी और इतने दार्शनिक और इतने वेल एजुकेटेड लोग होते हैं कि वो अलग अलग विभिन्न देशों के अलग अलग संविधान से अच्छी अच्छी चीजों को कलेक्ट करके लाते हैं और इसमें और हमारे संविधान को एक सुंदर संविधान बनाने का प्रयास करते हैं आज। और आपको ये भी पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो हमारा भारतीय संविधान है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आइए ब्रिटेन से स्टार्ट करते हैं। और पहले ये आप जान लीजिए ब्रिटेन से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है भारत देश जो था हमारा वो ब्रिटिशर्स, जिनको आप अंग्रेज कहते हैं, अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया था और अंग्रेज 250 सालों तक राज किए थे। तो हम पहले बात उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन की करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से वैसे तो काफी चीजें ली गई हैं, लेकिन हमारा जो पर्पज है आपको वही क्वेश्चंस कराना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं कि मतलब वैसे बहुत सारी चीजें ली गई होंगी, मेरा जो टॉपिक रहेगा उसमें वही क्वेश्चन हम पुट किए हैं और वही क्वेश्चन हमने चूज किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। आइए शुरू करते हैं पहला से, जो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप आप समझ पा रहे होंगे, जो कि हमारे संविधान अनुच्छेद 5 से 11 इसको डिफाइन करता है। अगर मैं जो ये चीजें लिख रहा हूं आप इसको एक बार देखिएगा कि ये क्या डिफाइन करता है और ये क्या चीज है जो हमने वहां से ली है अपने ब्रिटेन के संविधान से। ये बताता है कि जैसे हम किसी स्टेट में रह रहे हैं, हम यूपी के हैं, हम बनारस के हैं, तो हमें किसी दो नागरिकता की लेने की जरूरत नहीं है कि हम एक इंडियन सिटीजनशिप लें और एक यूपी की लें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई, और सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है हम भारत के नागरिक हैं। आइए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरी पॉइंट जो है वो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट का जो सिस्टम लिया गया है कि पार्लियामेंट में लोग इलेक्टेड आएंगे और पार्लियामेंट के 2 टाइप्स होंगे, जो ये सारी चीजें हैं ये भी ब्रिटेन का ही इसमें बहुत योगदान रहा है। और आपको मैं फैक्ट बताते चलूं तो जो ब्रिटेन का संविधान है वो पूर्ण रूप से लिखित नहीं है, वो उसको अलिखित संविधान और विश्व का अलिखित संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। और तीसरा पॉइंट जो आता है द्विसदनात्मक व्यवस्था आती है, जो ड्यूअल एक सिस्टम है पार्लियामेंट का। वो द्विसदनात्मक मतलब अपर हाउस लोअर हाउस, जिसको आप लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, वो चीज भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। और आप इसको भी नोटिस करिएगा कि जो संसद को डिफाइन करता है हमारे संविधान में, और संसद क्या है, संसद कैसे इलेक्ट होंगे लोग, वो अनुच्छेद 79 करता है। ये साथ ही साथ जब आप इसको जानते रहेंगे तो आपके एग्जाम में अगर आ जाता है कि कौन सा अनुच्छेद में संसदीय प्रणाली के बारे में बताया गया हमारे भारतीय संविधान में, आप सीधे राइट आंसर आपका होगा 79। नेक्स्ट पे आते हैं।
जो इसका फोर और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत का निष्कर्ष। ये क्या है? जैसे कि मेजॉरिटी वाली जो बात होती है हमारे चुनाव में कि जो सबसे ज्यादा वोट लाया वही विनर और वही 5 साल के लिए चुना जाता है। तो जो ये चीज है ये ब्रिटेन से ली गई है। अब नेक्स्ट आते हैं हम आयरलैंड के संविधान से। जो आयरलैंड का संविधान है उससे मेनली 2 थिंग्स हैं जो ली गई हैं और जो हमने देखा कि इन चीजों को लेने से हमारे समाज पे जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमने इन सब चीजों को लिया है। इसमें पहला आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आप मैं कल की वीडियोस आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में काफी डिटेल में बताया है कि ये हमारे भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक आप देखेंगे, आर्टिकल 36 to 51 तक इसके बारे में है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको पढ़ेंगे आप इसके बारे में, और एक 36 से लेके 51 तक आप बारी बारी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा ये नीति निर्देशक तत्व है, ये चीज लिया गया है। और दूसरा आयरलैंड से क्या लिया गया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। जैसे एक सांसदी के चुनाव में या चाहे विधायक का जब चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो विधायक को चुनने के लिए हम जाते हैं वोट डालने, तो इसको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से वोट डाले जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के लिए कैसा होता है इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए आप ये जानिए कि राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है वो आयरलैंड से ही ली गई है। अब बारी आती है अमेरिका के संविधान की, इसको यूएसए आप कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए साथ ही साथ कि अमेरिका आजाद कब हुआ। तो आप रिसेंटली इन्होंने आजादी 4 जुलाई 1776 को ये आजाद होता है और अभी रिसेंटली इन्होंने आजादी मनाई है अपनी। तो ये आजाद आप ये देख सकते हैं कि ये 1776 में ही आजाद हुआ है और हमारा भारत देश होता है आजाद 1947 में। तो हमारे देश से 171 ईयर से वो 171 साल पहले ये आजाद हो चुका होता है। तो हम इससे कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। पहला लेते हैं मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स की बात है। वर्ल्ड में पहली बार फंडामेंटल राइट्स या राइट्स देने की, अपने सिटीजन्स को राइट्स देने की बात वो यूएसए करता है और ये अपने आप में ही एक नई चीज होती है पूरे विश्व में। और ये चीज हमने अपने संविधान में भी ग्रहण किया है। और आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स 14 to 35 तक है, आप इसको भी देखेंगे, आर्टिकल 14 to 35 तक। फिर सेकंड जो आता है वो जो हमने लिया है अमेरिकी संविधान से, वो आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसे हाउ टू रिमूव प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट। ये जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वो चीज भी हमने ली है अमेरिका से ही। और जो थर्ड आता है स्वतंत्र न्यायपालिका, जो मतलब एक फ्रीडम दी गई है हमारी जो जुडिशरी को जो पावर दी गई है कि वो स्वतंत्र रूप से काम करेगी। जो उसके जजेस होंगे वो उनकी नियुक्ति कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होगी। और ये जो सारा सिस्टम है कि पहले एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, ये जो सिस्टम है ये भी अमेरिका से लिया गया है। और इसमें दूसरी चीज आती है संविधान संरक्षक के रूप में। जैसे कि संविधान में ये चीज भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये भी होगा कि वो संविधान का संरक्षण करे, संविधान में वो तब्दीली ना हो जो उसकी आधारभूत संरचना को परिवर्तित कर दे। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज जो हमें राइट्स मिले हैं कल को कोई गवर्नमेंट आए तो वो राइट्स हटा दे, वो राइट्स हटा नहीं सकती। इसका काम करता है सुप्रीम कोर्ट, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं उपराष्ट्रपति का पद। जैसे कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट की जो बात आती है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो भी हम अमेरिका से ही लेते हैं। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट का पद और वो किस तरीके से चयन होता है वो चीज भी हम यहाँ लेते हैं। आप इसको याद करिएगा, आर्टिकल 63 में ये बात कही गई है कि वो हमारे राष्ट्र में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा और वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट आते हैं कनाडा के संविधान से। जो कनाडा का संविधान है उससे मेनली 2-3 चीजें ली गई हैं। तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 चीजें ये हैं कि संघीय व्यवस्था क्या है, फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि
जैसे 28 राज्य हैं, हमारे 28 राज्य के ऊपर एक केंद्र है, केंद्र सरकार है। हम वोट देते हैं तो अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए देते हैं। तो जो ये कंसेप्ट है कि सभी राज्यों को मिलाकर फिर एक केंद्र, उनपे एक तरह से कह सकते हो कि आप उनके ऊपर एक बड़ी बॉडी होगी, वो संसद होगी। और संसद, आप एक चीज भी जानिएगा कि संसद का मतलब हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिला के संसद नाम दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो ये संघीय व्यवस्था है कि राज्यों के ऊपर संघ का वो काबू रहेगा और संघ अपनी पावर दिखाएगा और संघ उन पे कंट्रोल कर सकता है, जैसे इमरजेंसी के टाइम में होता है। तो ये चीज हमने ली है कनाडा से और ये बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद ये चीज ये भी जानिएगा कि जो भारतीय हमारी जो संघीय प्रणाली है पूर्ण रूप से संघीय प्रणाली नहीं है। जो कनाडा से जो चीज ली गई है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमने पूर्ण रूप से वही नहीं स्वीकार कर लिया, हमने उसमें कुछ तब्दीली की है, तब हमने उसको स्वीकारा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, जो आर्टिकल 155 डिफाइन करता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। जैसे कि आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और कोई भी हर राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल के ही नाम से या राज्यपाल के ही सलाह से, एक तरह से कह सकते हैं कि वो नाम मात्र का मुखिया होता है जो राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है। और आप एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकता है। जैसे अभी में जो आनंदीबेन पटेल हैं, जो हमारी राज्यपाल हैं, उन्होंने अभी हाल ही में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उन्होंने अभी हाल ही में एमपी का कार्यभार संभाला है, क्योंकि जो वहाँ के राज्यपाल थे उनकी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से इन्होंने उस कार्यभार को संभाला। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब बारी आती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मेनली 3 चीजें ली गई हैं। अब आप देख सकते हैं, जो पहला है समवर्ती सूची, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ये जैसे हम जैसे केंद्र, राज्य, और एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल की लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। वही ये जो कंसेप्ट है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आप इसको देखेंगे। और सेकंड जो आता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये बैठक क्यों होती है संयुक्त? जब कोई भी चीज, जैसे किसी भी चीज को लेकर कॉन्ट्रडिक्शन होता है, जैसे जीएसटी को लेकर हुआ था जब 1 जुलाई 2017 वाला जब लागू हुआ, उससे पहले इसको लेकर काफी कॉन्ट्रडिक्शन था, तो संयुक्त बैठक की गई थी। तो ये जो कंसेप्ट है कि जब 2 सदनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, आपसी मतभेद होगा या बार बार एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप होगा, तो संयुक्त बैठक की जाती है। और संयुक्त बैठक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इनकी अध्यक्षता कौन करता है। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा में जो स्पीकर होता है वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है सदन की, और जो राज्यसभा में होता है वो उपराष्ट्रपति करता है, सभापति जो उस टाइम उनको कहा जाता है। तो जब दोनों सदनों को मिलाकर जब बैठक होती है तो उस समय भी लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करता है, ये आप ध्यान देंगे। और अभी आप सर्च करेंगे खुद से कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, मैं बता देता हूं, ओम बिरला है। आप इससे सर्च करेंगे कि इससे पहले कौन था और इससे पहले कौन था और इससे डिप्टी लोकसभा स्पीकर कौन है। अब ये आपका काम है। नेक्स्ट आते हैं प्रस्तावना की भाषा पे। जो प्रस्तावना की भाषा का मतलब जो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, जैसे कि वो क्या बताता है? वो बताता है कि मतलब हमारे संविधान की विशेषता क्या है। वो बताता है कि हम एकजुट हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम गणराज्य है, ये सारी चीजें हैं। फिर वो बताता है कि जस्टिस सबके लिए बराबर होगा। ये जो चीजें ली गई हैं कि मतलब कैसे हम डिफाइन करेंगे कि मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसकी बैकबोन है, वो बताने वाला काम जो उसी भाषा का यूज किया गया वो यहीं से लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। आप एक ध्यान देंगे, एक और पॉइंट था जो इसमें वर्ड है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो वर्ड है, ये बेसिकली लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। वहां का जो प्रियम्बल है उसमें है कि वी द पीपल ऑफ अमेरिकन। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रस्तावना की भाषा और उसमें आप ध्यान दीजिएगा। हम नेक्स्ट आते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कल आप कल का वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारी चर्चा इसी की इर्द घूमी थी। आज फिर मैं बता दे रहा हूं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो प्रमुख रूप से जो चीजें ली गई थी वो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, जो अपने आप में ही एक अद्वितीय प्रक्रिया थी। और इसको हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने इसको बिना किसी संशोधन के ग्रहण किया।
नेक्स्ट आता है रूस के संविधान से। एक्चुअली इसको आप किसी किसी बुक में आप पढ़ेंगे तो यूएसएसआर मिलेगा। पहले ये कई देशों का एक संयुक्त रूप था, इसके बारे में भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप बीएचयू पाठशाला चैनल पे बने रहिएगा। तो जो इसको आज हम रशिया रूस के नाम से जानते हैं, इसमें आपको पता है कि फंडामेंटल जो राइट है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो आर्टिकल 51A में है। इसके बारे में भी मैं कल बताया हूं, अगर आपको डिटेल से जानना है तो कल वाली वीडियोस को आप देखिए दोबारा। ये चीजें जो ली गई थी ये रूस से ली गई थी और ये काफी अच्छी थी। इसके बारे में आपको उस वीडियोस में मिल जाएगा। आइए फ्रांस के संविधान पे। तो फ्रांस के संविधान से मेनली दो चीजें ली गई थी, जो एक ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था है और ये सेकंड आप देख सकते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है। तो जो ये रिपब्लिक सिस्टम क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा वो ऐसा नहीं होगा कि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो फिर उसके बेटे राष्ट्रपति पे उसी पद पे काबिज रहेंगे, ये नहीं होगा, वो चुन के जाएंगे। यही जो चीज है ये हमारे भारतीय संविधान को और भी खूबसूरत बनाती है। इसको लिया गया था अमेरिका के, मतलब जो इसका कंसेप्ट था कि कैसे जो अब राजशाही का ये सीधा और राजशाही का से उल्टा है ये, और उसको अपोज करता है। और दूसरा जो आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इसका मीनिंग आप देख सकते हैं, इंग्लिश में लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी है। ये है कि मतलब जैसे हम हमेशा आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर आप मौलिक कर्तव्य में जाएंगे तो आपसी भाईचारा का। तो ये जो कंसेप्ट है कि थोड़ा अपने कंट्री को लिबरल बनाना है और लिबरल कंसेप्ट पे चलाना है, वो हमने फ्रांस से लिया है। नेक्स्ट आते हैं जापान के संविधान से। इससे केवल एक चीज ली गई है, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि जैसे अगर किसी को कोर्ट में क्या कैसे पेशी है और सबके ऊपर बराबर कार्रवाई हो, और प्लस किसी में इसमें कोई भेदभाव ना हो, और कुछ ऐसे लॉज होंगे जो स्वयं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। और ये मतलब पूरा टोटली एक तरह से जो सिस्टम है हमारा, इसका जो ये सिस्टम को पूरा डिफाइन करता है और इससे पूरी तरीके से नहीं लिया गया। आप एक चीज जानिएगा कि जापान के संविधान से ये जो चीज है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ये पूरी तरीके से नहीं ली गई, इसलिए मैं इसको लास्ट में करा रहा हूँ। और जो लास्ट आता है वो जर्मनी का संविधान आता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि आपातकालीन उपबंध इससे लिया गया है, और इमरजेंसी, इसको इंग्लिश में इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी का मीनिंग क्या है आप ये जानिए। इमरजेंसी का मतलब होता है कि मैं पहले बता दिया कि हमारी संघीय व्यवस्था है, पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था नहीं है भारतीय संविधान, लेकिन इसमें यह है कि अगर सपोज दैट कोई बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है, वर्ल्ड वार जैसा कुछ ऐसी चीजें, तो जो सभी राज्य में अपनी अपनी गवर्नमेंट है वो उठ के वो सारी डिसॉल्व कर दी जाएंगी और सारे राज्य पे और राष्ट्रपति शासन करेगा। जैसे होता है ना, किसी स्टेट पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अभी पहले जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगे थे, अब तो उसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। तो उसमें होता क्या है कि सारी जो पावर होती है गवर्नमेंट सारी डिसॉल्व कर दी जाती है और वो राष्ट्रपति सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेता है। इसी को इमरजेंसी कहते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें आप जान गए कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें मुख्यतः 10 देशों का 10 कंट्रीज के मैंने नाम ये संविधान बताए हैं आपको, आप काउंट कर लीजिएगा। 10 देशों के संविधान से हमने अच्छी अच्छी चीजों को लिया है और फिर उसके बाद हमारा संविधान बना है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट कर दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर पाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज पीडीएफ के लिए आप बीएचयू पाठशाला चैनल जुड़े रहिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन को देखते रहिएगा। बाकी इसके आगे और अच्छी बेहतरीन वीडियोस और ऐसे रेलिवेंट वीडियोस, फालतू की वीडियोस नहीं आएंगी, रेलिवेंट वीडियोस होंगी जो आपके एग्जाम में स्कोर लाए, अच्छा स्कोर लाए। और इसके साथ ही समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।